नमस्कार। हमारा आज का प्रश्न रहेगा पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता का विवेचन। कल हमने इसकी ऐतिहासिकता का विवेचन किया था, आज हम इसकी प्रामाणिकता का विवेचन करेंगे कि कौन कौन से ऐसे मत हैं, ऐसे तथ्य हैं जो इसको प्रामाणिक मानते हैं और कौन कौन से ऐसे तथ्य या मत हैं जो इसको प्रामाणिक नहीं मानते अर्थात अप्रामाणिक मानते हैं। ये जो ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई द्वारा जो लिखित हैं, ठीक है। तो आज हम जो प्रश्न शुरू करेंगे पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता। देखिए, पृथ्वीराज रासो रासो परंपरा का एक महान ग्रंथ है। इसका नायक दिल्ली नरेश वीर राजपूत पृथ्वीराज चौहान है, ठीक है। ये जो ग्रंथ है इसका जो नायक है वो कौन है? दिल्ली नरेश, दिल्ली का राजा अर्थात वीर राजपूत पृथ्वीराज चौहान है। इस ग्रंथ में वीर रस और श्रृंगार रस का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है, जो बार बार वही बातें आएंगी, ठीक है। इस ग्रंथ की प्रामाणिकता को लेकर आज तक विवाद बना हुआ है। कुछ विद्वान इस ग्रंथ को पूर्णतः अप्रामाणिक मानते हैं तो कुछ पूर्णतः अप्रामाणिक, ठीक है, प्रमाणिक। इस ग्रंथ के रचना काल के संबंध में भी विवाद बना हुआ है, ठीक है, कि इस काल का इसका जो रचना काल है इस ग्रंथ का वो भी उसमें भी क्या है, विवाद है। सर्वप्रथम कर्नल टॉड ने इस ग्रंथ की ओर विद्वान का ध्यान आकर्षित किया था। उन्होंने बंगाल स्थित एशियाटिक सोसाइटी द्वारा इसका प्रकाशन भी आरंभ कराया। इसी बीच प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर वूलर को कश्मीर यात्रा के दौरान संस्कृत कवि जगनी के द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय नामक महाकाव्य की खंडित एवं अपूर्ण प्रति प्राप्त हुई थी। ये जो इसका जो प्रथम स्टैंजा रहा है, ठीक है, जो हमने कल भी पढ़ा था उसमें भी था, जो प्रथम पैराग्राफ है वही सेम वाला है, ठीक है, कि डॉक्टर सर्वप्रथम कर्नल टॉड ने इसकी ओर ध्यान आकर्षित किया था सभी विद्वानों का। और जो जगनी के द्वारा पृथ्वीराज विजय हैं वो महाकाव्य के जो खंडित अर्थात जो थोड़ी सी खस्ता हालत में इसकी जो अपूर्ण प्रति है, ठीक है, वो प्राप्त हुई थी। तो इस ग्रंथ में तत्कालीन घटनाओं एवं तिथियों का प्राप्त शिलालेखों और ताम्रपत्रों से मेल होने तथा पृथ्वीराज रासो से मेल न खाने के कारण डॉक्टर वूलर ने रासो के प्रकाशन पर रोक लगा दी थी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आज तक रासो की 51 प्रतियां उपलब्ध हो चुकी हैं, ठीक है। कितनी इसकी प्रतियां अर्थात कॉपियां प्राप्त हुई? 51, जिन विद्वानों ने 4 भागों में बांटा है। पहला आता है वृत्त रूपांतरण, ठीक है, जो इसका पहला जो इसकी पहली कॉपी प्राप्त हुई इसी ग्रंथ की पृथ्वीराज रासो की, वो देखो कि इसका आधार वह प्रतियां हैं जिनका रचना काल 17वीं या 18वीं विक्रमी शती के करीब माना जाता है। नागरी प्रचारणी सभा कांची द्वारा प्रकाशित तथा बाबू श्याम सुंदरदास द्वारा संपादित प्रति इन्हीं प्रतियों पर आधारित है। सभा द्वारा प्रकाशित संस्करण का आधार संवत 1642 की लिखी प्रति है। इस संस्करण में 69 समय या अध्याय या सर्ग दिए गए हैं और 16,360 छंद हैं, ठीक है। ये जो कॉपी है जो सबसे बड़ी है वृद्ध संस्करण है इसका, उसमें क्या है 69 सर्ग हैं पृथ्वीराज रासो की जो कॉपी है, ठीक है। और इसके छंद कितने हैं? 16,360। आता है आगे मध्यम रूपांतरण। इसका आधार वह प्रतियां हैं जिनका रचना काल सन 1723 और 1740 के बीच का है, ठीक है। इसकी छंद संख्या 7000 के करीब है। ये प्रतियां अबोहर के साहित्य सदन, बीकानेर के जैन ज्ञान भंडार और श्री अगरचंद नाटा के पास सुरक्षित हैं, ठीक है। जो मध्यम इसका रूपांतर है पृथ्वीराज रासो का वो कहाँ पर है? बीकानेर के पास है, ठीक है। साहित्य सदन है जो वहाँ पर उपस्थित है ये अबोहर का साहित्य सदन और बीकानेर के जो ज्ञान भंडार हैं श्री अगरचंद नाटा के पास ये जो प्रति है इसकी उपलब्ध है, जो मीडियम साइज है इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखो लघु रूपांतर, अब थर्ड वाला आता है लघु रूपांतर, जो इसका छोटा रूपांतरित रूप है। इसका आधार वह प्रतियां हैं जिनका रचना काल कितना है? 17वीं विक्रमी सदी के आसपास का है। इसकी प्रतियां बीकानेर के अनुपम संस्कृत पुस्तकालय में सुरक्षित हैं। डॉक्टर वीपी शर्मा के संपादन में उस रूपांतरण का प्रकाशन हुआ है, ठीक है। इसका जो प्रकाशन है वो कब हुआ था? डॉक्टर वीपी शर्मा के संपादन में उन्होंने इसका संपादन भार संभाला था और इसका प्रकाशन करवाया था। ये जो लघु रूपांतरण है, नरोत्तम स्वामी अति विद्वानों के इस रूपांतरण की काफ़ी चर्चा
की हैं। ठीक है, जो नरोत्तम स्वामी विद्वान हैं, जो और भी इनके साथ आदि अलग अलग विद्वान हैं, उन्होंने इस रूपांतर की काफ़ी चर्चा की है। ये जो लघु रूपांतर है जो क्या है 17वीं शताब्दी में लिखा गया है। आता है आगे लघु अति लघु, जो सबसे छोटा रूपांतरण है वो देखो। इसकी केवल एक प्रति गुजरात के दारनौज गांव से श्री मुनि जिन विजय जी सूरी जी को प्राप्त हुई थी। श्री अगरचंद नाटा ने इसकी खोज की थी। इस रूपांतर में केवल 1300 के लगभग छंद हैं। ठीक है, ये थे उनके जो 4 भाग जो रूपांतरित रूप में संकलित हुए हैं, जो उनकी कॉपियाँ मिलती हैं उसके बारे में ये बताया है। आगे देखो, इसका उपर्युक्त चारों रूपांतरों में केवल 10 कथा प्रसंग ही समान हैं, इसमें भी केवल विरोधता पाई जाती है। ठीक है, जो हमने कल भी देखा था कि इसमें क्या है कि 10 कथा प्रसंग ही इन चारों से मेल खाते हैं। वैसे है 69 सर्ग, ठीक है, इसमें जो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है, लेकिन उनमें से क्या है 10 कथाएं ही कथा प्रसंग मेल खाती हैं अकेली। ठीक है, सिर्फ 10। एक ही ग्रंथ का आकार की दृष्टि से इतना बड़ा अंतर उसकी प्रामाणिकता पर प्रश्न चिन्ह लगा देता है। नेक्स्ट देखो, रासों की प्रामाणिकता जो अप्रामाणिकता। रासों की प्रामाणिकता को लेकर विद्वानों में काफ़ी मतभेद है। कुछ विद्वान इसे नितांत अप्रामाणिक रचना मानते हैं। इस वर्ग में सबसे आगे आते हैं पंडित गौरीचंद हीराचंद ओझा। ठीक है, जो इसको क्या मानते हैं अप्रामाणिक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कविराज श्यामल दास तथा डॉक्टर रामकुमार वर्मा जैसे विद्वान भी इस ग्रंथों को क्या मानते हैं अप्रामाणिक ही मानते हैं। विद्वानों का एक वर्ग ऐसा भी है जो रासों को पूर्णतः प्रमाणिक रचना मानता है। ठीक है, कुछ वर्ग इस प्रकार के जिसको क्या मानते हैं प्रमाणिक भी मानते हैं। इन विद्वानों में कर्नल टॉड है, मिश्र बंधु है, पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या है, पंडित मोतीलाल मेनारिया जी तथा मथुरा दत्त दीक्षित आदि के नाम इसमें प्रमुख हैं। नेक्स्ट देखो, विद्वानों का एक तीसरा वर्ग है जो चंद्रबरदाई को पृथ्वीराज का समकालीन एवं पृथ्वीराज रासो को उसकी रचना भी मानता है, परंतु रासो के आज उपलब्ध रूप में बहुत सा प्रक्षिप्ति अंश जोड़ा जाना मानते हैं। ठीक है, कुछ विद्वान ऐसे हैं जो तीसरा वर्ग आता है, वो कहते हैं कि जो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है वो चंद्रबरदाई द्वारा ही लिखा गया था, लेकिन इसमें कुछ अंश इस प्रकार के आ गए हैं जो बाद के विद्वानों ने इसमें जोड़ दिए हैं। ठीक है, ऐसा मत रखने वाले विद्वानों में मुनि जिन विजय है, दशरथ शर्मा है, अगरचंद नाटा तथा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रमुख हैं। विद्वानों का एक चौथा वर्ग ऐसा भी है जो चंद्रबरदाई को पृथ्वीराज का समकालीन तो मानता है पर रासो को उसकी रचना नहीं मानता। अब चौथा वर्ग ये वाला आ जाता है। ठीक है, पहला वर्ग वो था जो इसको पूरी तरह अप्रमाणिक मानता है, जो दूसरा वर्ग था वो उसको प्रमाणिक मानता है, जो तृतीय वर्ग आता है वो क्या है पृथ्वीराज रासो को चंद्रबरदाई द्वारा लिखित मानते हैं, उसका समकालीन भी मानते हैं, और ये भी बोलते हैं कि इसके कुछ अंश हैं उसमें क्या है विद्वान बाद के आने वाले विद्वानों ने इसमें थोड़ा बहुत अंतर कर दिया है, कुछ अंश बाद में जोड़ दिए हैं। और चौथा वर्ग ऐसा आता है जो क्या है कि पृथ्वी चंद्रबरदाई को पृथ्वीराज का समकालीन तो मान रहे हैं, पर जो रासो ग्रंथ है वो क्या कहते हैं कि वो चंद्रबरदाई द्वारा लिखा ही नहीं है। ठीक है, चौथा वर्ग इस प्रकार का है। आगे आता है नरोत्तम स्वामी, ऐसे विद्वानों में प्रमुख है। ठीक है, वो कौन सा विद्वान है कि नरोत्तम स्वामी। उनका मानना है कि जैन प्रबंधों में जो फुटकर पद मिले हैं वे किसी प्रबंध काव्य के पद नहीं प्रतीत होते। डॉक्टर नामवर सिंह ने रासों की प्रामाणिकता को लेकर निम्नलिखित 4 प्रश्न उठाए हैं। पृथ्वीराज रासो का मूल रूप क्या है। डॉक्टर नामवर सिंह ने कहा है इसकी प्रामाणिकता को लेकर कि जो पहला प्रश्न किया है कि इसका मूल रूप कैसा था, मूल रासों का रचना काल कौन सा था। अब जो मूल था, ठीक है, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ उसका रचना काल कौन सा था। नेक्स्ट आता है कि क्या रासो का मूल रचयिता चंद्रबरदाई है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन ये पूछते हैं, और जो फोर्थ क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान का समकालीन था। ये 4 प्रश्न वो इसकी प्रामाणिकता को लेकर पूछ रहे हैं। नेक्स्ट देखो, क्यों उपयुक्त प्रश्नों पर विचार करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर, ठीक है, पहुंचते हैं कि चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान का समकालीन और उसका दरबारी कवि था। रासो की रचना तो उसी ने की, किंतु उसका जो रूप आज हमें उपलब्ध है वह रासो का मूल रूप नहीं है। ठीक है, जिस ग्रंथ की रचना चंद्रबरदाई ने की थी, अब जिस मूल रूप में की थी वो क्या है, वो जो मूल रूप है वो आज उपस्थित नहीं है। हो सकता है बाद में चारणों और बाटों द्वारा मौखिक रूप में से गाए जाने वाली कविता के
बाद में किसी ने मूल रासों को जोड़ दिया हो। नेक्स्ट आता है रासो एक अप्रमाणिक रचना। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे विद्वान रासो को पूर्ण रूप से अप्रमाणिक रचना मानते हैं। उनके मत का आधार डॉक्टर वूलर को कश्मीर में मिली पृथ्वीराज विजय नामक संस्कृत महाकाव्य है। ठीक है, पहले किया था ना हमने कि डॉक्टर वूलर को कश्मीर में एक प्रति प्राप्त होती है पृथ्वीराज विजय, जो किसके द्वारा लिखित है, जगनिक द्वारा। ठीक है, जो संस्कृत में एक महाकाव्य है, तो इसकी प्रति को वो इस कॉपी को आधार बनाते हैं उसका, कि इस पर आधारित होकर वो बोलते हैं कि जो पूरा का पूरा क्या है, अप्रमाणिक है। पृथ्वीराज विजय में जो घटनाएं दी गई हैं तथा अधिकांश नाम इतिहास से तथा उपलब्ध शिलालेखों एवं ताम्र पत्रों से मेल खाते हैं, जबकि रासों में ऐसी बात नहीं है। इन विद्वानों ने रासों में इस प्रकार की विषमताएं पाई हैं, घटना वैषम्य। ठीक है, अब क्या है, रासों में कौन कौन सी जो आ रही हैं जिसके कारण जे इनको अप्रमाणिक मान रही है। एक तो घटना में वैषम्य। ठीक है, घटनाएं उनसे मेल नहीं खा रही इतिहास से। ठीक है, जो हमने कल भी किया था, काल वैषम्य एवं भाषा संबंधी वैषम्य। इन तीनों विषमताओं का संक्षिप्त विवरण अगर लिखित है। ठीक है, जो हमने कल भी किया था वही सेम रहेगा कि उसमें जो घटना का, काल का या भाषा संबंधी वैषम्य है, जब विरुद्धता है उसकी। अब देखो, पहला थे घटना वैषम्य। रासों में ऐसी अनेक घटनाओं का उल्लेख मिलता है जो इतिहास से मेल नहीं खाती। इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। रासों के अनुसार पृथ्वीराज का प्रथम विवाह 11 वर्ष की अवस्था में मंडोरवर के परिवार राजा नाहरदास की पुत्री से हुआ। दूसरे रासों में पृथ्वीराज के 14 विवाह होने की बात भी कही गई है। ठीक है, इतिहास के अनुसार पृथ्वीराज की मृत्यु 30 वर्ष की अवस्था में हुई थी। इस तरह लगभग हर वर्ष एक विवाह करने की घटना मात्र कल्पना प्रतीत होती है। ठीक है जी, हमने कल भी यही कारण देखा था घटना में। अभी आगे वाला भी देखो कि रासों में अनंगपाल को दिल्ली का राजा बताया गया है। इतिहास में दिल्ली के किसी राजा का नाम अनंगपाल नहीं था। ठीक है, इतिहास में नहीं था ये वाला नाम, लेकिन पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में है। इसी कारण पृथ्वीराज को गोद लेने की घटना भी इतिहास से मेल नहीं खाती, और ना ही जयचंद और पृथ्वीराज के मुसेरे बाई होने की घटना इतिहास सम्मत है। नेक्स्ट देखो, रासों में वर्णित आबू के अग्नि कुंड से 4 क्षत्रिय कुलों की उत्पत्ति की कथा ऐतिहासिक नहीं है, क्योंकि चौहान, राठौर, परमार, चालुक्य, सोलंकी आदि राजपूत अपने आप को सूर्य या चंद्रवंशी ही कहते हैं, अग्निवंशी नहीं कहते। ठीक है, रासों में जयचंद को अनंगपाल का दोहतिर और राठौर वंशीय कहा गया है, जबकि उपलब्ध सभी शिलालेखों में जयचंद को गहरवार लिखा गया है। रासों में पृथ्वीराज को दिल्ली का राजा बताया गया है, जबकि इतिहास में उसका अजमेर का राजा होने की बात कही गई है। रासों में गौरी की मृत्यु पृथ्वीराज के हाथों गजनी में हुई लिखा गया है। ठीक है, रासों में क्या लिखा है कि जो गौरी की मृत्यु है वो पृथ्वीराज के हाथों से हुई थी। ठीक है, गजनी में, शहर का नाम जो गजनी था, जबकि इतिहास में उसकी मृत्यु गखरों के हाथों होने की बात लिखी गई है। रासों में पृथ्वीराज की माता को अनंगपाल की पुत्री और नाम कमला दिया गया है, जबकि उनका नाम कच्चुरी वंश की कर्पूर देवी था। पृथ्वीराज के समय के बहुत समय पश्चात होने वाले चंगेज खां और तैमूर लंग आदि के नामों का उल्लेख रासों की प्रमाणिकता पर बहुत प्रश्न चिन्ह है। इस प्रकार और भी अनेक अनैतिक घटनाएं इस ग्रंथ में भरी पड़ी हैं, जो क्या है, इतिहास से मेल नहीं खाती। इसीलिए जो घटना वैषम्य के आधार पर जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, तो आदि कवि हैं, वो क्या है, इनको क्या मानते हैं, अप्रमाणिक रचना मानते हैं। नेक्स्ट देखो, काल वैषम्य के काल के आधार पर, ये कल भी हमने देखा था उसी रूप में, ये आज भी, कि रासों में दिए गए काल भी इतिहास से मेल नहीं खाते हैं। यथा रासों में पृथ्वीराज का जन्म 1115 दिल्ली गोद जना संवत 1122, कनौज जाना संवत 1151 तथा गौरी से युद्ध संवत 1158 में लिखा गया है। ठीक है, जो सारा है कि उनका जन्म माना गया 1115 और उनका दिल्ली में जाकर उनका जो गोद लिया गया, ठीक है, उसको वो घटना बताई गई है 1122 की, और जब वो कनौज जाते हैं वो उसका टाइम पीरियड बताते हैं 1151, और गौरी से युद्ध की घटना का समय बताते हैं 1158। किंतु इतिहास के अनुसार पृथ्वीराज का समय क्या है, संवत 1224 से संवत 1258 तक है। ठीक है, इसके बीच में बताया गया है। फारसी इतिहास के अनुसार गौरी और पृथ्वीराज का युद्ध संवत 1248 में होने की बात लिखी गई है।
रासो में पृथ्वीराज का सिंहासन पर बैठना संवत 1210 दिया गया है। अब इसका जो रासो ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, उसमें क्या बताया गया है कि इसका जो जो सिंहासन पर बैठते हैं पृथ्वीराज चौहान, उसका संवत कितना है, 1210 है। जबकि इतिहास के अनुसार पृथ्वीराज का जन्म संवत 1221 में हुआ था। ठीक है, इतिहास के अनुसार उनका जन्म ही 1221 में हो रहा है, संवत 1221 में हो रहा है। और जबकि रासो में उसका जो सिंहासन पर बैठना वो कब बता दिया गया है, 1210 बता दिया गया है, पहले ही बता दिया गया है। इसलिए इसमें क्या है, इसको अप्रमाणिक मान रहे हैं कालवैषम्य के रूप में भी। रास्तों में पृथ्वीराज का पद्मावती के साथ विवाह संवत 1130 में होने का उल्लेख किया गया है, जबकि उस समय पृथ्वीराज का जन्म भी नहीं हुआ था। अब देखो जी 1130 दे दिया है। ठीक है, इस प्रकार रासों में दी गई चौहानों की वंशावली भी असत्य प्रतीत नहीं होती। ठीक है, आगे देखो, ऐसे ही अनेक संबत जो रासों में दिए गए हैं जो इतिहास से एवं उपलब्ध शिलालेखों से या ताम्रपत्रों से मेल नहीं खाते। आगे आता है भाषा संबंधी वैषम्य। प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा रासों की भाषा अरबी फारसी के शब्दों की भरमार देखते हुए इस ग्रंथ को 16वीं शताब्दी से पहले की रचना मानने से इनकार करते हैं। नेक्स्ट है रासों की प्रमाणिकता संबंधी मत। जो पहले हमने पढ़े थे वो क्या था, इनको अप्रमाणिक मानते थे, लेकिन अब जो हम करेंगे वो क्या है, इसको प्रमाणिक रचना मानते हैं। इस प्रकार के मतलब हम देखेंगे कि पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या जी ने रासों को नितांत प्रमाणिक रचना माना है। रासों के काल वैषम्य संबंधी मत के समाधान के लिए जो हमने कल भी किया था सेम वही है। ठीक है, जो इसकी ऐतिहासिक विवेचन था, अब इसका क्या है, प्रमाणिक इसका प्रमाणिक विवेचन। ठीक है, आप इन दोनों को मिक्स करके लिख सकते हैं तो सेम ही है। उन्होंने अनंत संवत की कल्पना की है जो विक्रमी संवत से 90 वर्ष पहले का संवत है, परंतु रासों की तिथियों से 90 घटा देने पर भी वह तिथियां इतिहास से मेल नहीं खाती। नेक्स्ट देखो, अरबी फारसी शब्दों के प्रयोग संबंधी दोष के निवारण हेतु पांड्या जी ने ये मत व्यक्त किया है कि ऐसे शब्द भारत में 7वीं शताब्दी से मुसलमानों के प्रवेश के फलस्वरूप बोले जाने लगे थे। दूसरे क्योंकि चंद्रबरदाई लाहौर के रहने वाले थे, जहां अरबी फारसी के शब्दों का प्रचलन था। डॉक्टर दशरथ शर्मा का मत है कि रासों को अप्रमाणिक सिद्ध करने के लिए जो आपत्तियां उठाई गई हैं वह सभी रासों वृहद रूपांतर पर लागू होती हैं। ठीक है, जो रासों का वृहद रूपांतर है उस पर लागू ही होती हैं, बाकियों पर नहीं। ये किसका कहना है, डॉक्टर दशरथ शर्मा का। वे रासों के संक्षिप्त रूपांतर को प्रमाणिक मानते हैं। ठीक है, जो उसका लघु रूपांतर है, जो सबसे अति लघु जो लघु रूपांतर है उसको क्या मानते हैं, प्रमाणिक मानते हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा। इस रूपांतर में चौहान वंशावली भी सही है तथा उसमें पृथ्वीराज की संयोगिता से हुई इच्छनी से विवाह ही लिखा गया है। पद्मावती से विवाह का उसमें कोई उल्लेख नहीं है। किसमें उल्लेख नहीं है, जो पृथ्वीराज रासों का सबसे छोटा संस्करण प्राप्त होता है, रूपांतरण प्राप्त होता है, लघु जाति लघु, उसकी बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, हरियोध जी का मानना है कि रासों में वर्णित कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिन्हें प्रत्यक्षदर्शी ही लिख सकता है। ठीक है, प्रत्यक्षदर्शी अर्थात जो सामने देखने वाला है। साथ ही कुछ घटनाएं ऐसी भी है जिनका संबंध केवल पृथ्वीराज और चंद्रबरदाई से ही है। पंडित मथुरा दत्त दीक्षित भी रासों को पूर्णतः प्रमाणिक ग्रंथ मानते हैं। वे इसे 12वीं शताब्दी की ही रचना मानते हैं। उनका मानना है कि इतिहास विरुद्ध जितनी भी घटनाएं रासों में मिलती हैं उन्हें बाद में जोड़ा गया प्रतीत होता है। जो किसने कहा है, डॉक्टर जो मथुरा दत्त दीक्षित हैं, पंडित मथुरा दत्त दीक्षित हैं, उनका मानना है कि इसमें जो घटनाएं इतिहास के विरुद्ध है वो कब ऐसे लगती हैं कि बाद में वो जोड़ी गई हैं। अभी देखो, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जो रासों को अर्ध प्रमाणिक रचना मानते हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कैसी रचना मानते हैं, इसको अर्ध प्रमाणिक। उनका मत है कि रासों का आरंभिक अंश इच्छनी विवाह, शशिव्रता का गंधर्व विवाह, तोमार पहाड़ का गौरी को पकड़ना, संजोगिता विवाह आदि की घटनाएं क्या है, प्रमाणिक है। इसीलिए वो इसको क्या मानते हैं, अर्ध प्रमाणिक मानते हैं कि इसकी कुछ घटनाएं क्या है, प्रमाणिक है, और कुछ घटनाएं प्रमाणिक नहीं है। ये जो सारी घटनाएं हैं इसको ये प्रमाणिक मानते हैं। अभी लास्ट देखो इसका कंक्लूजन, निष्कर्ष कि भले ही आज तक विद्वान रासों की प्रमाणिकता को लेकर एक मत नहीं हो सके हैं, परंतु इतना तो निर्विवाद रूप से माना जा सकता है कि पृथ्वीराज रासों आदिकाल की सर्वोत्तम कृति हैं। इसमें भाव और कला का मणिकांचन संयोग हुआ है।
रसात्मकता की दृष्टि से इस ग्रंथ की गणना हिंदी के श्रेष्ठ काव्यों में की जा सकती है। चाहे इस ग्रंथ को हम 13वीं शताब्दी का माने या 16वीं शताब्दी का, किंतु सर्वसम्मति से स्वीकृत सत्य सिद्धांत है कि हिंदी के सर्वप्रथम महाकाव्य के पद पर प्रतिष्ठित होने का सौभाग्य केवल पृथ्वीराज रासो को ही प्राप्त हुआ है। अर्थात किसी कारण से पृथ्वीराज रासो को हिंदी का सर्वप्रथम महाकाव्य कहा जाता है। चंद्रबरदाई हिंदी का सर्वप्रथम महाकवि हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से भले ही उसका महत्व उपेक्षणीय अर्थात कि उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है इतिहास की दृष्टि से, किंतु साहित्यिक दृष्टि से वह हमारी सरस्वती के भंडार में सर्वश्रेष्ठ रत्नों में से एक है, इसमें कुछ संदेह नहीं है। ये था आपका प्रश्न। इसकी प्रमाणिकता या ऐतिहासिकता जो आपने एक ही बना लेना इसको, ठीक है, पूरे के पूरे प्रश्न को। ये दोनों जो इतिहास वाला आता है या फिर प्रमाणिक या अप्रमाणिकता, ठीक है, यही आपने तथ्य उसमें लिख देने हैं।